नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक और नई सीरीज। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। पहला ऑप्शन है गैरेट, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है हॉलैंड, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ। दोस्तों हम आपको बता दें, आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। जैसे बीज से वृक्ष बनने की संभावना तो निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, योगफल होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता। दोस्तों आप इसको हमेशा याद रखिएगा, बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वुडवर्थ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार का व्यवहार को संजोए है, कथन था। दोस्तों हमसे पूछा गया यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन वुंट का, दूसरा ऑप्शन टिचनर, तीसरा ऑप्शन वुडवर्थ, चौथा ऑप्शन मैकडूगल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ का। तो दोस्तों यह वुडवर्थ महोदय का कथन है और हम आपको बता दें साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो दोस्तों साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। दोस्तों समय अंतराल बाद मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा है और मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बन चुका है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार का रूप धारण किए हुए है। तो दोस्तों यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वुडवर्थ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। पहला ऑप्शन 6 से यौवन तक, दूसरा ऑप्शन 2 वर्षों से 5 वर्षों तक, तीसरा ऑप्शन 18 वर्षों से 20 वर्षों तक और चौथा ऑप्शन 20 वर्षों से 22 वर्षों तक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष से यौवन वर्ष तक। दोस्तों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 6 से यौवन वर्ष तक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन फ्रायड, दूसरा ऑप्शन एरिक्सन, तीसरा ऑप्शन कोहलर, चौथा ऑप्शन वाटसन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एरिक्सन। दोस्तों विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एरिक्सन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान के अनुसार इदम अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के तीनों घटक हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है किसके अनुसार इदम अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। पहला ऑप्शन युंग, दूसरा ऑप्शन बंड्यूरा, तीसरा ऑप्शन एडलर, चौथा ऑप्शन फ्रायड। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रायड। दोस्तों फ्रायड महोदय के अनुसार इदम अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा ऑप्शन वाटसन, तीसरा ऑप्शन गुथरी, चौथा ऑप्शन थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर।
दोस्तों प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को क्रिया प्रशोध अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है। इसी प्रकार भाषा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, स्किनर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? पहला ऑप्शन बहुलांक, दूसरा ऑप्शन प्रसार, तीसरा ऑप्शन मध्यांक, चौथा ऑप्शन मध्यमान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रसार। दोस्तों प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें, किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें माध्य, माध्यिका, बहुलक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको प्रसार दिया गया है, तो प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रसार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन हेगार्टी, दूसरा ऑप्शन पावलोव, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन हल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? पहला ऑप्शन अनुपात, दूसरा ऑप्शन नामिक, तीसरा ऑप्शन क्रमिक, चौथा ऑप्शन अंतराल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुपात। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है और इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अनुपात। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन टीएटी, दूसरा ऑप्शन रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, तीसरा ऑप्शन शब्द सहचर्य परीक्षण और चौथा ऑप्शन 16PF परीक्षण। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 16PF परीक्षण। दोस्तों प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे कि दोस्तों टीएटी परीक्षण में, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में और शब्द सहचर्य परीक्षण में। लेकिन 16PF परीक्षण अप्रेक्षी परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 164 होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 16PF परीक्षण। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।